नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये करंट अफेयर का। और आप में से कई लोगों के अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो आपको पता ही होगा कि करंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी परीक्षाओं में। तो मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर प्रोवाइड कर दूंगा। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की डिमांड कर रहे हैं, मैं उसे भी जल्द ही शुरू करूंगा। पर अभी हम आज करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसे हम कैसे पढ़ेंगे। मैं आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे से पढ़ाऊँगा। पहले हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पद हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे ही जाएंगे उन्हें पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही फ़िलहाल में जो कैबिनेट मंत्री हैं इनमें कुछ बदलाव किया गया है, तो इससे तो हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आना तय है क्योंकि कुछ बदलाव किया गया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो अन्य नियुक्तियां हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षाओं की दृष्टि से, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है और बहुत से नाम हमको याद करने पड़ेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो को एंड तक देखना है और जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा और कुछ नाम आपको बिना ट्रिक के याद करने हैं। तो आपको एक बार वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो मैं बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना है, क्योंकि सुनने से क्या होगा कि कुछ चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी और आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद आपको इसकी रीडिंग करनी है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही दूंगा, वहाँ से आप इसे 2-3 बार पढ़ लेना। एक बार आप सुन लेंगे और 2-3 बार आप पढ़ लेंगे तो ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और आपको सभी नाम याद हो जाएंगे, रटने नहीं पड़ेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे भारत के प्रधानमंत्री से। तो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी और उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी। मुझे पता है कि आपको ये नाम पता है, फिर भी हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो ये भी नए बने हैं हाल ही फ़िलहाल में, इसीलिए एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाएगा, याद रखिएगा। कौन है? एन.वी. रमन्ना जी। और ये भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखिएगा। और उसी के साथ ये भी याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं। तो ये हैं अजीत डोभाल। यह भी एनटीपीसी में पूछा भी गया था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, तो अजीत डोभाल हैं, याद रखिएगा। तो आगे अब हम तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं सीडीएस से, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो सीडीएस का काम क्या होता है कि जो ये तीनों सेनाएँ हैं इनके बीच में तालमेल बनाए रखना, और तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष होते हैं रक्षा मंत्री, उनके बीच में और तीनों सेनाओं के बीच में ये मुख्य सलाहकार का भी काम करते हैं सीडीएस। तो भारत के पहले सीडीएस और वर्तमान में भी यही हैं। इनका नाम क्या है? जनरल विपिन रावत। याद रखिएगा इनका क्या नाम है? जनरल विपिन रावत। अब हम नौसेना अध्यक्ष के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं करमबीर सिंह। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो राकेश कुमार भदौरिया जी हैं। और थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। तो तीनों नाम आप याद रखिएगा और साथ ही साथ सीडीएस का नाम तो याद ही रखिएगा, जनरल विपिन रावत हैं। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए, कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। जो नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में ये 24वें नंबर के हैं, और जो वायुसेना अध्यक्ष हैं ये 26वें नंबर के हैं, और थल सेना अध्यक्ष 28वें नंबर के हैं। तो आपने कुछ गौर किया कि जो ये नंबर हैं इसमें 2-2 का डिफरेंस है, 24 से 26 और 26 से 28। तो इसी क्रम से आप याद रखना, पहले नौसेना अध्यक्ष ये 24वें नंबर के हैं, फिर जो वायुसेना अध्यक्ष हैं ये 26वें नंबर के हैं, और लास्ट में आप जो थल सेना अध्यक्ष हैं इन्हें याद रखना, ये 28वें नंबर के हैं। तो इसे आप कभी भूलेंगे नहीं। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, कैग और सीजीए कौन हैं। तो ये तीनों पद मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा वर्तमान में
भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल जी हैं, याद रखिएगा। और बात करें कि वर्तमान में भारत के कैग, जिसे हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट में कैग कह देते हैं, इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, याद रखिएगा। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और एग्जामिनर आपको इसी में कंफ्यूज करता है, एक है देखिए कैग और दूसरा है CGA। एक कैग और CGA इसमें डिफरेंस है। तो कैग तो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA जिसकी फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये अलग होते हैं। महालेखा नियंत्रक इन्हें हिंदी में कहा जाता है। और ये वर्तमान में कौन है? तो सोमा रॉय वर्मन जी हैं। जब बात आए CGA की तो ये हैं सोमा रॉय वर्मन, और जब पूछा जाए कैग तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसीलिए मैं आपको कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके जो दिमाग में जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। जब कैग के बारे में पूछा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, जब CGA के बारे में पूछा जाए तो सोमा रॉय वर्मन जी हैं, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ओम बिरला जी हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पर ये याद रखिएगा कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? तो ये हैं उत्पल कुमार सिंह जी। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। अध्यक्ष हैं ओम बिरला और महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के बाद अब हम आते हैं राज्यसभा पर। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही भारत की राज्यसभा के सभापति होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत के उपराष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता, बल्कि जो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं उनका वेतन मिलता है। तो उन्हें उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, उन्हें राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, तो वही हैं राज्यसभा के सभापति। और राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं? तो ये हैं हरिवंश नारायण सिंह, ये भी याद रखिएगा। सभापति हैं वेंकैया नायडू जी और उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी। तो लोकसभा और राज्यसभा के बाद अब हम आते हैं इलेक्शन कमीशन पे। तो वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो ये हैं सुशील चंद्रा जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है, इसलिए पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा जी हैं। तो देखिए, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं जो इनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है निर्वाचन आयुक्त। तो एक निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार जी और दूसरे निर्वाचन आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे जी। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही फिलहाल में की गई है, अनूप चंद्र पांडे जी की, याद रखिएगा। तो एक हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा जी और इनकी सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, एक है राजीव कुमार और दूसरे हैं अनूप चंद्र पांडे जी, याद रखिएगा। तो इलेक्शन कमीशन के बाद अब हम आते हैं RBI पर। तो वर्तमान में RBI के गवर्नर कौन हैं? तो शक्तिकांत दास जी हैं वर्तमान में RBI के गवर्नर। जिस प्रकार अभी हमने पीछे पढ़ा कि एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी सहायता के लिए 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो RBI है इसके एक गवर्नर होते हैं और उनकी सहायता के लिए 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन डिप्टी गवर्नर नहीं है RBI का? तो 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको। अगर आपको चारों नाम पता होंगे कि कौन कौन डिप्टी गवर्नर हैं तभी तो आप बता पाएंगे। तो देखिए, पहले डिप्टी गवर्नर हैं RBI के MK जैन जी, दूसरे हैं M राजेश्वर राव, तीसरे हैं डॉक्टर MD पात्रा और चौथे हैं T रविशंकर। ये भी इनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है, रविशंकर जी की, T रविशंकर। तो इनके नामों में आपको कुछ कॉमन लग रहा होगा। देखिए, MK जैन की शुरुआत भी M से हो रही है, M राजेश्वर राव इनकी शुरुआत भी M से ही हो रही है, डॉक्टर MD पात्रा इनकी शुरुआत भी M से ही हो रही है। तो 3 नाम तो आपको ऐसे ही पता लग जाएंगे, इनकी शुरुआत M से हो रही है। और एक ही अलग है T रविशंकर, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में हुई है, याद रख लेना। तो इस प्रकार छोटे छोटे हिंट से आप नाम को याद रख पाएंगे। देखिए, तीनों की शुरुआत M से हो रही है ना, MK जैन की भी, M राजेश्वर राव की भी और MD पात्रा की भी। और जो T रविशंकर हैं ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही फिलहाल में हुई है T रविशंकर जी की। तो बात करें कि RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ये भी याद रखिएगा। तो आगे अब हम नासा, DRDO और इसरो के बारे में पढ़ लेते हैं।
तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को हुई थी। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, नासा की स्थापना 1958 को हुई थी और साथ ही साथ हमारे DRDO की स्थापना भी 1958 को ही हुई थी। तो यही फ़ायदा होता है कंपेयर करके पढ़ने का। जब भी आपके दिमाग में नासा आए तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि नासा की स्थापना भी 1958 को ही हुई थी और DRDO की स्थापना भी 1958 को ही हुई थी। तो नासा की स्थापना 1958 की हुई और उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC अमेरिका में। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये अभी बने हैं। वर्तमान में कौन है? बिल नेल्सन। और इनकी नियुक्ति अभी हुई है, तो एग्जाम में 100% है, पूछा जाएगा कि वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन है? तो बिल नेल्सन है। तो नासा के बाद अब हम आते हैं DRDO पर। तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना भी मैंने आपको बता ही दिया, जब नासा की स्थापना हुई थी तभी DRDO की स्थापना हुई थी 1958 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो DRDO के बाद अब हम आते हैं इसरो पर। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसरो की स्थापना नासा की स्थापना के 11 साल बाद हुई 1969 में। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बंगलोर कर्नाटक में है। और साथ ही साथ इसके याद रखिएगा अध्यक्ष कौन है, ये तो आपको पता ही होंगे। तो K सिवन जी इसके अध्यक्ष हैं। नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन, DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी और इसरो के अध्यक्ष हैं K सिवन। तीनों के अध्यक्ष आप याद रखिएगा। तो आगे अब हम UPSC और SSC इसके अध्यक्ष देख लेते हैं। तो वर्तमान में UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रदीप कुमार जोशी हैं। और SSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो बृजराज शर्मा जी हैं। ये दोनों याद रखिएगा। UPSC के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी और SSC के अध्यक्ष हैं बृजराज शर्मा जी। तो अब हम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें अभी कुछ फेरबदल हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, ये हैं राजनाथ सिंह जी, ये रक्षा मंत्री हैं, आपको पता ही होगा। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो आपको तो ये पता ही होगा कि जो भारत के गृह मंत्री हैं ये अमित शाह जी हैं। पर साथ ही साथ ये याद रखिएगा अब इनको सहकारिता मंत्री भी बना दिया गया है। ये याद रखिएगा, गृह मंत्री तो थे ही ये, और साथ ही साथ अब ये सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी। तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि भारत के वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो ये हैं नितिन गडकरी जी। तो इन्हें आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, ये क्या है? सड़क मंत्री हैं। तो सड़क, इनके नाम के पीछे क्या है? गडक। सड़क और गडक ये थोड़ा मैच हो रहा है ना। छोटे छोटे हिंट होते हैं जिनसे आप इन्हें याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो इनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, और आपको पता ही होगा कौन है? निर्मला सीतारमन जी हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। और वर्तमान में किसानों का मुद्दा चल ही रहा है, तो इनका नाम इम्पोर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो इन्हें आप कैसे याद रख पाएंगे? मैं आपको छोटा सा हिंट बताता हूँ, इससे आप इन्हें याद रख पाएंगे। तो देखिए, जो भारतीय किसान हैं इनकी हालत बहुत ही दयनीय है। आए दिन आप न्यूज़ पे सुनते होंगे कि भारतीय किसान ने सूखे के कारण या तो कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली, जो कि बहुत ही निंदनीय है। पर आए दिन आप न्यूज़ में सुनते ही रहते हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर के पीछे क्या? मर। तो नरेंद्र सिंह तोमर के पीछे मर, और जो भारतीय किसान हैं ये भी कर्ज के बोझ के तले दबकर आत्महत्या कर लेते हैं या सूखे के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। ये छोटे छोटे हिंट होते हैं जिनसे आपको अभी भूलेगा नहीं। तो जब भी आपको नाम आएगा आगे नरेंद्र सिंह तोमर, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये तो आपको पता ही होगा कि डॉक्टर S जयशंकर जी हैं वर्तमान में विदेश मंत्री। अब आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी। इनके तो नाम ही से क्लियर हो रहा है, जो मुंडा है ये एक जनजाति है ना झारखंड की। और आपने बिरसा मुंडा का नाम तो सुना ही होगा। बिरसा मुंडा ने क्या किया था? बिरसा मुंडा ने जो पूरा मुंडा समुदाय था उन्हें इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वो मुंडा समुदाय के नेता थे। तो अर्जुन मुंडा ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। उसके बाद देखते हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? ये आसान है, स्मृति ईरानी जी हैं। उसके बाद देखते हैं
कि कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो ये पीयूष गोयल जी हैं। पहले ये रेल मंत्री थे, पर अब याद रखिएगा अब ये हैं कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये भी नए बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो इन्हें आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए स्कूल में अगर आप जाते हैं या कॉलेज जाते हैं तो जो प्रिंसिपल होते हैं तो उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रधानाचार्य कहा जाता है ना प्रिंसिपल को। तो प्रधानाचार्य, प्रधान, तो धर्मेंद्र के पीछे भी क्या है, प्रधान। तो इसे आप रिलेट कर लेना कि शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी, क्योंकि जो प्रिंसिपल होते हैं उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रधानाचार्य कहा जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं कि कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है, तो ये हैं प्रहलाद जोशी जी वर्तमान में। तो आगे अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है, तो ये हैं नारायण तातुराने जी, जिसे इंग्लिश में हम MSME कहते हैं। इसके मंत्री हैं नारायण तातुराने, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जो भी सूक्ष्म और लघु उद्योग चलाते हैं ना, उनसे जाकर आप पूछेंगे कि आपका धंधा कैसा चल रहा है, तो हरदम यही बताते हैं कि जो भी चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है, क्योंकि वो यही बताएंगे कि नोटबंदी हो गई, उसके बाद GST लग गई, काम हरदम लॉस में चल रहा है और जो भी चल रहा है भगवान भरोसे है। तो जो इसके मंत्री हैं उनका नाम भी देखिए क्या है, नारायण, तो भगवान का नाम ही है। तो याद रखिएगा, इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं, छोटा सा हिंट है, आपको याद रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम देखते हैं कि वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं, तो इनमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये पुराने ही हैं, मुख्तार अब्बास नकवी जी। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है, तो ये हैं गिरिराज सिंह जी। याद रखिएगा कौन, गिरिराज सिंह जी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है ना, तो इससे तो आप रिलेट करना कि ग्रामीण विकास आएगा तो पंचायती राज आएगा ही, और पंचायती में क्या है, राज, और गिरी राज, इसमें भी राज है और पंचायती में भी राज है। तो इससे आपको रिलेट होगा और आपको याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, तो ये हैं ज्योतिरादित्य M सिंधिया जी। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको पता होगा कि पहले ये कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, अब वहाँ से उड़ के कहाँ पर आ गए, तो अब BJP में आ गए। तो इनको मंत्रालय भी कौन सा दिया गया, उड्डयन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। आप इसे ऐसे याद रख लेना कि ये कांग्रेस से उड़कर अब BJP में आ गए हैं, तो इनको मंत्रालय भी उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री और साथ ही साथ आयुष मंत्री कौन हैं, तो ये असम के पूर्व CM सर्बानंद सोनोवाल जी। ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल। इनको बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग और साथ ही साथ आयुष मंत्रालय दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्विनी वैष्णव जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले कौन थे, पीयूष गोयल जी थे, अब अश्विनी वैष्णव जी बने हैं, याद रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू जी हैं वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री। तो आगे अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और साथ ही साथ रसायन और उर्वरक मंत्री कौन बने हैं, तो ये नए बने हैं, याद रखिएगा, मनसुख मंडाविया जी। तो ये तो पूछा ही जा सकता है कि वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो देखिए स्वास्थ्य हो या परिवार कल्याण मंत्री हो, तो जिसका स्वास्थ्य अच्छा हो या जिसके परिवार का कल्याण हो उसका मन तो सुखी रहेगा ही ना, मनसुख। तो इससे आप रिलेट कर लेना। और साथ ही साथ ये रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। उसके बाद देखते हैं कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और साथ ही साथ श्रम और रोजगार मंत्री ये कौन बने हैं, तो भूपेंद्र यादव जी बने हैं। तो इन्हें आप कैसे याद रखेंगे, मैं आपको छोटा सा हिंट बताता हूँ। तो देखिए पर्यावरण हो गया, वन हो गया या जलवायु परिवर्तन हो गया, ये सब धरती से संबंधित है ना। और साथ ही साथ श्रम और रोजगार, तो जो श्रमिक होते हैं वो भी धरती से जुड़े हुए होते हैं। तो जो इनके मंत्री हैं भूपेंद्र, इनके नाम में भी क्या, भू यानी कि भूमि, जमीन से जुड़े हुए। तो पर्यावरण हो, वन हो, जलवायु परिवर्तन हो, ये सब धरती से संबंधित हैं। और जो श्रमिक होते हैं वो भी जमीन से जुड़े हुए होते हैं। तो जो इनके मंत्री हैं उनके नाम में भी क्या, भूपेंद्र यादव, तो वो भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं। इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो ये हरदीप सिंह पुरी जी हैं वर्तमान में। तो आगे है कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है, तो ये हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। तो इन्हें आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इनका जो विभाग है पालन से रिलेटेड है, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया। तो जो इनका नाम है उसके पीछे क्या, रूपाला, पीछे क्या, पाला, और पालन, पाला और पालन रिलेट हो रहा है ना।
तो छोटा सा हिंट है, आप इसे रिलेट कर लेना, देखना आपको कभी भूलेगा नहीं। जब आपके आगे ऑप्शन आएगा ना तो आप इसे रिलेट करेंगे और आपको ये याद रहेगा। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में युवा मामले और खेल मंत्री कौन है। तो खेल मंत्री पूछे जा सकते हैं, तो ये हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी। ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ना, तो इन्हें खेल मंत्री बना दिया गया है, याद रख लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि भारी उद्योग मंत्री कौन है। तो ये महेंद्र नाथ पांडे जी हैं। पीछे हमने पढ़ा था सूक्ष्म लघु और मध्यम, यहाँ पर क्या है भारी उद्योग मंत्री, तो ये महेंद्र नाथ पांडे जी हैं, याद रख लीजिएगा। तो कैबिनेट मंत्रियों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जो अन्य नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं उन्हीं को मैंने कवर किया है, अभी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो पहले है कि हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो नफ्ताली बेनेट बने हैं। इससे पहले कौन थे, तो बेंजामिन नेतन्याहू थे। अब याद रखिएगा, पहले नेतन्याहू थे, अब नफ्ताली बेनेट हैं। उसके बाद देखते हैं कि भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर जिसे कहते हैं पीजीटीआई के बोर्ड में सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो भारत के पूर्व क्रिकेटर कपिल देव को शामिल किया गया है, याद रखिएगा। इन्होंने 1983 का वर्ल्ड कप जिताया था, क्रिकेट का कप्तान थे ना ये। अब इन्हीं को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा जी, याद रखिएगा। तो आगे हम देखते हैं कि किसे विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर पूछा जाएगा कि बताइए WTO का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है एनगोजी ओकोंजो इवेला। तो आप इवेला से याद रखिएगा। और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तो WTO की नई महानिदेशक बनी हैं और साथ ही साथ WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं, इसीलिए और इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए याद रखिएगा। WTO की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद देखते हैं कि हाल ही में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो कुलदीप सिंह बने हैं। NIA के नए महानिदेशक कौन है, कुलदीप सिंह। तो आगे अब हम देखते हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक ने जो भारत में नए शिकायत अधिकारी नियुक्त किए हैं। तो आपको पता ही होगा कि भारत सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया है जिसके अंतर्गत जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स हैं उन्हें भारत में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा। तो व्हाट्सएप ने किसे नियुक्त किया है, परेश बिलाल को। और फेसबुक ने किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है भारत में, तो स्फूर्ति प्रिया को। तो इसे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, मैं आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा आप कभी नहीं भूलेंगे। तो स्फूर्ति के पीछे क्या है, प्रिया। और आपको पता ही होगा कि फेसबुक पे ज़्यादातर जो फेक प्रोफाइल होती हैं एंजल प्रिया के नाम से होती हैं। इस पर मीम आता है ना एंजल प्रिया के नाम से, तो इनका नाम भी क्या है, स्फूर्ति प्रिया। ये फेसबुक से रिलेटेड है, आपको याद रहेगा, अभी कभी भूलेंगे नहीं, देखना। उसके बाद देखते हैं कि हाल ही में अमेजोन कंपनी के नए CEO कौन बने हैं। तो एंडी जेसी बने हैं। इससे पहले कौन थे, जेफ बेजोस, पर अब एंडी जेसी बने हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में किसे CBI का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सुबोध कुमार जायसवाल को। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो जो CBI वाले होते हैं बहुत से सवाल पूछते हैं ना, जो जायसवाल के पीछे भी क्या देखिए सवाल है ना, और CBI वाले भी सवाल जवाब बहुत पूछते हैं। तो CBI के नए डायरेक्टर कौन बने हैं, सुबोध कुमार जायसवाल जी। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में RAW जिसकी फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सामंत कुमार गोयल। ये पहले भी अध्यक्ष थे पर इनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, सामंत कुमार गोयल हैं। उसके बाद देखते हैं, हमने RAW तो देख ली, तो जो IB है जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद कुमार हैं। RAW के हैं सामंत कुमार गोयल और IB के हैं अरविंद कुमार। उसके बाद देखते हैं कि हाल ही में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये भारतीय हैं मोन्टेक सिंह आलूवालिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड INCB के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये भारतीय हैं, इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, तो जगजीत पवाड़िया, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय मूसी डू लोव्र, ये फ्रेंच नेम है, मूसी डू लोव्र,
इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो लॉरेंस डेस बनी है। कौन? लॉरेंस डेस। ये संग्रहालय फ्रांस में है। तो आपने फ्रांस का एक मशहूर ब्रांड है लॉरियल, सुना ही होगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आते हैं, टीवी में इसकी ऐड भी देखी होगी। तो फ्रांस का ये ब्रांड है लॉरियल। और आप देख रहे होंगे जो ये म्यूजियम है ये भी फ्रांस में है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है लॉरेंस। तो लॉरेंस और लॉरियल रिलेट हो रहा है ना, फ्रांस के दोनों हैं। फ्रांस के जो मशहूर ब्रांड है लॉरियल और जो ये महिला अध्यक्ष बनी है फ्रांस के म्यूजियम की, इनका नाम है लॉरेंस। तो लॉरियल और लॉरेंस रिलेट कर रहा है, इसे अब रिलेट करके याद रख पाएंगे। इसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अजय माथुर ने किया है। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल अलायंस है इसका मुख्यालय भारत में है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और जो इसका मुख्यालय है ये भारत के जो गुरुग्राम है हरियाणा में, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसके नए डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक कौन बने हैं? तो अजय माथुर बने हैं, याद रखिएगा। उसके बाद आगे अब हम देखते हैं कि तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो सामिया सुलूहु हसन ये बनी हैं। ये काफ़ी खबरों में रही थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्योंकि एक तो ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ इन्होंने जो अपना शपथ ग्रहण है ये हिजाब पहनकर और अपने हाथ में कुरान लेकर शपथ ग्रहण किया था, इसीलिए काफ़ी चर्चाओं में रही थी, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं कि हाल ही में हिमा कोहली को किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना, याद रखिएगा। तेलंगाना की जो हिमा कोहली हैं ये वहाँ के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ की हैं? तेलंगाना की, याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एमए गणपति को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि हाल ही में एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो नए सीएमडी कौन बने हैं? अतीश चंद्र, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि यूआईडीएआई, ये आधार कार्ड से संबंधित है ना, यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यूआईडीएआई के नए सीईओ कौन बने हैं? सौरभ गर्ग, याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हाल ही में एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो तरुण कुमार बने हैं एनसीसी के नए महानिदेशक। उसके बाद हम देखते हैं कि हाल ही में रेशमा मरियम रॉय किस राज्य की सबसे युवा पहली महिला पंचायत अध्यक्ष बनी है? तो कहाँ की बनी है? तो केरल की। 21 साल की उम्र में ही बन गई पहली महिला पंचायत अध्यक्ष केरल की। नाम क्या है? रेशमा मरियम रॉय, याद रखिएगा। अब आगे हम देखते हैं कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे सेल कहा जाता है, इसके नए अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सोमा मंडल ने किया है। इंपॉर्टेंट है, सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सोमा मंडल। सेल का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 19 जनवरी 1954 को। और जो ये अध्यक्ष बनी हैं सोमा मंडल, ये पद संभालने वाली पहली महिला प्रमुख हैं, इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये पहली महिला प्रमुख हैं सोमा मंडल, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष व सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं? सुनीत शर्मा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं परेश रावल, याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं नाडा, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम बने हैं, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। और नाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। तो भारत में ज़्यादातर जो मुख्यालय है ना, ज़्यादातर ये नई दिल्ली में ही है। तो इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो 2005 को हुई थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।